स्टूडेंट्स, बेटा रेशियो का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आई थिंक उससे रिलेटेड हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 43 तक सॉल्व भी किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 44। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 44 में ये कह रहा है एज्यूमिंग दैट द प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.6:1। आप ये एज्यूम करो कि कंपनी का जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो 0.6:1 है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल नॉट चेंज इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको विद रीजन एक्सप्लेन करना है कि इन ट्रांजिशंस की वजह से रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नोट अल्टर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो, इसमें सीधी सी बात है कि आपके पास जो प्रोप्राइटरी रेशियो वो 0.6:1 दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.6:1। सिंस proprietary ratio is 0.6:1। भाई प्रोप्राइटरी रेशियो आपके पास 0.6:1। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि अगर टोटल एसेट्स 1 है तो इक्विटी उसका 0.6 है। अगर ये 1 लाख है तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो देयरफॉर लेट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख। देयरफॉर इक्विटी कितनी हो जाएगी? 0.6 इंटू में 1 लाख। भाई जितनी टोटल एसेट्स है, इक्विटी उसका 0.6 पोर्शन है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि इक्विटी हमारे पास कितने की होगी? 60,000 रुपीज की होगी। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने सारे पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा, कोई हार्डली 1 या 2 पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप फिगर को लेके चलो। वैसे भी एग्जाम में 99% फिगर आपको मिलेगा कि इतने की एसेट्स इतने में बेची, ये हमने शेयर इशू किए, अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। बुक में जैसे सीधा सीधा बता रखा है कि इससे ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सीधा बता रखा है। ऐसे सोल्यूशन नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। भाई कैश के बदले में आपने नए शेयर्स इशू किए, कैश में आपने नए शेयर इशू किए। कितने के ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एक फिगर एज्यूम कर लो कि लेट शेयर्स ऑफ रुपीज 50,000 इशूड फॉर कैश। भाई हमने ये एज्यूम किया कि 50,000 के शेयर्स कैश में इशू किए जा रहे हैं। 50,000 रुपीज के शेयर्स कैश में इशू किए जा रहे हैं। तो कैश में शेयर्स इशू करने से आपकी एंट्री क्या बनती है? कैश आपके पास आता है, शेयर्स आपके पास से जाते हैं। कैश में जब हम शेयर इशू करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। बैंक का जो इंपैक्ट है वो टोटल एसेट्स पे पड़ेगा। आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है यानी कि टोटल एसेट्स बढ़ रही है। और इक्विटी का जो शेयर कैपिटल का जो इंपैक्ट है वो इक्विटी पे बढ़ेगा, आपका इक्विटी का अमाउंट बढ़ेगा। तो इस हिसाब से टोटल एसेट्स यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे एक चीज और लिख दिया करो, लेट शेयर्स ऑफ 50,000 इशूड फॉर कैश, देयरफॉर ऑन वन हैंड टोटल कैश, यानी कि ब्रैकेट में लिख दो टोटल एसेट्स will increase and on other hand एक शेयर कैपिटल जो कि किसका पार्ट होता है?
इक्विटी का पार्ट होता है, शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी विल इंक्रीज। ठीक है, नाउ जो आपकी इक्विटी है पहले कितनी थी, 60,000 थी। 50,000 रुपीज के शेयर इशू करोगे तो इक्विटी कितने की हो जाएगी, 1,10,000 रुपीज की हो जाएगी। इक्विटी के बाद टोटल एसेट्स भी आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि आपके पास बैंक में पैसा आएगा। तो टोटल एसेट्स आपके पास कितने की थी, 1 लाख की थी, प्लस में 50,000, तो टोटल एसेट्स कितनी की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी। देयरफॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, 0.73 रेशियो बना, 0.73, पहले क्या रहा था 0.6, तो आपका रेशियो पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया है। आप यहाँ पे लिखेंगे रेशियो हैज इंक्रीज। भाई आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो। ठीक, सेकंड पॉइंट में ये कहता है रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन। आपने कोई मशीन खरीदी, उसके अगेंस्ट शेयर इशू किए। भाई किसी वेंडर से मशीन खरीदी जिसके परचेज कंसीडरेशन के रूप में आप उनको शेयर इशू कर रहे हो, तो देखो मशीन के बदले में आप उनको शेयर दे रहे हो, तो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, मशीन और शेयर कैपिटल पे। यहां पे इफेक्ट पड़ा था कैश और शेयर कैपिटल पे। मशीन के बदले में शेयर इशू करोगे, एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तरफ मशीन यानी कि एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा, एक तरफ शेयर यानी कि इक्विटी का बैलेंस बढ़ेगा। सेम ऐसा कैसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे कैश की जगह मशीन आ रहा है तो मशीन इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स, हो जाएगा ये पार्ट, सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट में कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन। देखो जो सिंपल पॉइंट है उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नॉर्मली आपको ऑरली बता रहा हूं। जैसे ये कह रहा है कि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर मशीन परचेज। आपने कोई मशीन खरीदी जिसके परचेज कंसीडरेशन के बदले में आप उन कंपनी को डिबेंचर इशू कर दो, मशीन के बदले में डिबेंचर, तो आपकी एंट्री क्या बनती है, देखो याद करो इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर कंसीडरेशन में पढ़ते थे। जैसे आपने पहले किसी से एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को आपने डिबेंचर दिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। नेट एंट्री आपकी बन रही है मशीन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। भाई मशीन के बदले में आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो एंट्री बन रही है मशीन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एक तरफ मशीन पे इफेक्ट पड़ा जो कि आपकी एसेट्स है, दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है डिबेंचर। डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, ना वो हमारी एसेट्स को इफेक्ट करेगा ना हमारी इक्विटी को इफेक्टेड करेगा, केवल किस पे इफेक्ट पड़ेगा, टोटल एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मशीन आपके पास आ रही है। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे कि ड्यू टू परचेज ऑफ मशीनरी टोटल एसेट्स विल इंक्रीज एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी। इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं, टोटल एसेट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आप उसका अमाउंट निकाल लेंगे, हो जाएगा ये पार्ट भी। ठीक, इसके बाद थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसमें। देखो फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। फोर्थ पार्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश के बदले में मतलब कि डिबेंचर को रिडीम करना। देखो रिडेम्पशन का मतलब होता है, जैसे डिबेंचर क्या है, कोई भी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन के प्रूफ के रूप में एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जो डिबेंचर कहलाता है, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। अब आपने किसी से लोन लिया है तो नो डाउट आप उसकी पेमेंट भी करोगे आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड। तो जब कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटाया जाता है तो उसे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाया है तो आपकी एंट्री होती है, डिबेंचर एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है।
आप जब उसकी पेमेंट करोगे तो डिबेंचर अकाउंट को तो करोगे डेबिट, पैसा आपके पास से जा रहा है, बैंक अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने डिबेंचर की पेमेंट की है तो एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे लेट डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 रीडिंग। भाई हमने ये माना कि 50,000 रुपए के डिबेंचर की पेमेंट कर दी, ठीक है, 50,000 रुपए के डिबेंचर की पेमेंट कर दी। तो देयरफॉर ऑन वन हैंड कैश यानी कि टोटल एसेट्स विल रिड्यूस्ड भाई एक तरफ तो आपके पास कैश की जगह बैंक लिखो, भाई एक तो आपकी टोटल एसेट्स यानी कि बैंक का बैलेंस कम होगा, दूसरी तरफ डिबेंचर एक लायबिलिटी है। क्या इक्विटी पे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इक्विटी का मतलब तो शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड देयर इज नो इम्पैक्ट एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो उस हिसाब से टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 1 लाख की पहले थी, आपने 50,000 के डिबेंचर की पेमेंट कर दी तो 50,000 कम होकर टोटल एसेट्स आपके पास हो गई 50,000 की। इसी प्रकार जो इक्विटी है, इक्विटी आपके पास 60,000 रुपीस की थी, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इक्विटी विल रिमेन अनचेंज, इक्विटी आपकी अनचेंज है। तो इस हिसाब से प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000, प्रोप्राइटरी रेशो आ गया 1.2:1। तो आप क्या लिखेंगे कि आपका जो प्रोप्राइटरी रेशो है दैट इज इंक्रीज, प्रोप्राइटरी रेशो हैज इंक्रीज्ड। भाई आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो इंक्रीज हो, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करना। देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि जैसे कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के डिफरेंट टाइप्स होते थे, जिसमें एक टाइप होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि डिबेंचर के जो टाइप्स हैं उसमें एक टाइप होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या होता है कि convertible debentures are those debentures the holder of which have a right to convert their debenture into shares। यानी कि जिनके होल्डर्स को ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स के बदले में कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, यानी कि देयर डिबेंचर में बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। अब ये कहता है कि यहाँ पे कंपनी ने अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। भाई जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए थे, लेकिन लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग कंपनी ने उनसे डिबेंचर तो ले लिए और उसके बदले में उनको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिबेंचर के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सोच के देखो, सिंपल सी एंट्री है, कंफ्यूज ना हो। देखो, डिबेंचर एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। आपने डिबेंचर तो वापस ले ली, यानी कि लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई, तो डिबेंचर को तो कर दो डेबिट। शेयर आपने उसके बदले में दिए हैं, शेयर्स आप इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल को कर दो क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपकी एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
डिबेंचर टू शेयर कैपिटल। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम अमाउंट ले लेते हैं, लेट डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50,000 कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। भाई हमने ये माना कि 50,000 रुपए के डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। एंट्री बन रही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिबेंचर का बैलेंस कम होगा, शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। डिबेंचर किसका पार्ट है, ना तो वो इक्विटी का पार्ट है ना टोटल एसेट्स का पार्ट है। शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है। आपने शेयर दिए, इसका मतलब आपकी इक्विटी बढ़ रही है। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर ऑन वन हैंड, therefore it will lead to increase equity on one hand and there is no effect on total assets। भाई एक तरफ तो आपकी इक्विटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ टोटल एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल एसेट्स है वो कितनी हो गई, भाई टोटल एसेट्स आपके पास पहले 1 लाख की थी, ठीक है, सेम रह जाएगी। इक्विटी आपके पास पहले 60,000 की थी, आपने 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स को शेयर दिए तो 50,000 से इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी कितनी की जाएगी, 1,10,000। इक्विटी कितनी हो जाएगी, 110। तो नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.1 रेशियो 1। आपका पहले रेशियो था 0.6, आप क्या कहेंगे, रेशियो हैज इंक्रीज। भाई आपका जो रेशियो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स बाय ए कंपनी। भाई कंपनी के द्वारा खुद के ही शेयर्स को बायबैक कर लेना, खुद के शेयर्स को मार्केट से रीपरचेज कर लेना। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज बाय बैक ऑफ ऑन शेयर्स। देखो बेटा जैसे किसी कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए हुए, आपको पता है हर कंपनी के शेयर्स किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं जहां पे उनकी ओपन ट्रेडिंग होती है, ओपनली उनको खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। मान लो किसी साल कंपनी के पास सरप्लस फंड है, बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उस पैसे का कोई यूज नहीं हो रहा, तो कंपनी चाहती है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दे ताकि उसके ऊपर कम डिविडेंड देना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने खुद के शेयर्स मार्केट से रीपरचेज कर लेती है, अपने खुद के ही शेयर्स मार्केट से रीपरचेज कर लेती है और मार्केट में से यानी कि खुद के शेयर्स खरीद लेती है। तो अगर खुद के शेयर्स मार्केट से खरीदे जा रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो सोचो, कंपनी अगर शेयर्स खरीद रही है खुद के, पैसा जा रहा है बैंक को, तो क्या करोगे, क्रेडिट। शेयर आ रहे हैं, शेयर कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट। आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल टू बैंक। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, एक तो आपके पास से पैसा जा रहा है यानी कि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो एसेट्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी तरफ जैसे हम शेयर इशू करते हैं, शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, आज आपने खुद के ही शेयर्स खरीद लिए, आपके पास बढ़ रहे हैं, मार्केट में से तो शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो इसका मतलब आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट शेयर ऑन शेयर्स of rupees 50,000 is purchased।
एज ए रिजल्ट इक्विटी विल reduced on one hand and on other hand total assets will reduce. टोटल एसेट्स विल रिड्यूस। भाई दूसरी तरफ आपकी जो टोटल एसेट्स है वो भी कम हो जाएगी। तो नाउ टोटल एसेट्स, आपने खुद के शेयर्स खरीदे, पैसा दोगे, पेमेंट करोगे, तो टोटल एसेट्स जहां पे पहले 1 लाख की थी उसमें से आपने 50,000 की पेमेंट कर दी, टोटल एसेट्स आपके पास रह गई 50,000। इसी प्रकार इक्विटी आपके पास पहले 60,000 की थी, आपने 50,000 के शेयर्स बाईबैक कर लिए, तो मार्केट में से वो शेयर्स चले गए, मार्केट में कितने के शेयर्स रह गए, कितने की इक्विटी रह गई, 10,000 की इक्विटी रह गई। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.2 रेशियो 1 आ गया। कितना आ गया? 0.2 रेशियो 1। आप क्या लिखेंगे? प्रोप्राइटरी रेशियो हैज रिड्यूस्ड। आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो रिड्यूस्ड हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स फॉर कैश। कैश में किसी फिक्स एसेट्स को खरीदा, लाइक आपने कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस प्रकार की फिक्स एसेट्स को खरीदा। अगर हम किसी भी फिक्स एसेट्स को कैश में खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? एसेट्स आ रही है, पैसा जा रहा है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बन रही है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सा लॉजिक है, फिक्स एसेट्स टू बैंक। एक तरफ तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगी, यानी कि टोटल एसेट्स इंक्रीज होगी। दूसरा इफेक्ट बैंक पे पड़ रहा है, पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस कम होगा, यानी कि टोटल एसेट्स कम होगी। तो आप ये लिखेंगे कि व्हेन द फिक्स एसेट्स इज परचेज ऑन कैश देयर इज नो इंपैक्ट ऑन टोटल एसेट्स। भाई टोटल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफ फिक्स एसेट्स आ गई, एक तरफ बैंक बैलेंस कम हो गया। दूसरी तरफ क्या इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस इफेक्टेड हो रहा है? नहीं, ना तो किसी शेयर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा, ना इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा, यानी कि कहने का मतलब इक्विटी विल रिमेन अनचेंज। नो इफेक्ट ऑन फिक्स टोटल एसेट्स, नो इफेक्ट ऑन इक्विटी, नो इफेक्ट ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो। हो जाएगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। देखो बेटा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। देखो, किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करना लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे। लॉन्ग टर्म पेमेंट डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो इस कंडीशन के साथ कि पेमेंट विल बी मेड मोर देन आफ्टर 1 ईयर। जैसे आज हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, किसी भी गाड़ी को खरीदा, नॉर्मली उसकी जो पेमेंट, अगर हमने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, अगर हमने उसके ऊपर लोन करवाया है, तो उसकी पेमेंट हम मोर देन आफ्टर 1 ईयर करते हैं, हर साल कुछ किस्तें पे करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम कोई लीज लेते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसकी पेमेंट के लिए हम उस बंदे से कुछ लंबे समय का टाइम पीरियड लेते हैं, मोर देन 1 ईयर का, तो उसको लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, कुछ समय के लिए रोक देना। तो देखो, हमने किसी फिक्स एसेट्स को परचेज किया है जिसकी पेमेंट आफ्टर मोर देन 1 ईयर की जाए। जब आप ऐसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हो तो आपकी एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनेगी, एसेट्स आपके पास आ रही है, फिक्स एसेट्स को करोगे डेबिट, दूसरी तरफ आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरेट हो रही है, आपको लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को आप डेब्ट कह देते हैं। वैसे तो पार्टी का नाम आता है
पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, चलो हम उसको डेब्ट बोल देते हैं। एंट्री होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्ट, लेट फिक्स्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेज। एज ए रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है भाई, हमारी एंट्री बन गई फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्ट। एक तरफ तो हमारी फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है, दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है डेब्ट का। डेब्ट का ना तो टोटल एसेट से कोई लेना देना, ना इक्विटी से कोई लेना देना, उसका लेना देना किससे होता है, डेब्ट से, जिसका हमारे पास यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए रिजल्ट टोटल एसेट्स विल इंक्रीज ऑन वन एंड, टोटल एसेट्स will increase on one hand and also there will be no effect on equity। भाई टोटल एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि फिक्स एसेट्स आ रही है, और इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स वो कितने की हो जाएगी, पहले कितने की थी 1 लाख की, 50,000 रुपीज की एसेट्स और खरीद ली, टोटल कितने की हो गई 150 की। इसी प्रकार इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट, इक्विटी वही रह जाएगी कितने की 60,000 की। तो आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फार्मूला होता है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, 60,000 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ गया 0.4 रेशियो 1, रेशियो हैज रिड्यूस, आपका रेशियो रिड्यूस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख फॉर 80,000। बेटा हमने 1 लाख रुपीस की फिक्स एसेट्स को 80,000 में सेल आउट किया। इसमें थोड़ा सा फिगर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने अमाउंट 1 लाख ही माना हुआ है, ठीक है। अगर सारी फिक्स एसेट्स को सेल आउट कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 ले जाएगी, और 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इस फिगर को जरा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये ओरिजिनल फिगर आपको दिए होंगे, उसमें से ही कोई फिक्स एसेट्स सेल की जाएगी। हम इसको 10 और 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10 और 8। देखो ये कह रहे हैं कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 8,000। आपके पास 10,000 रुपीज की कोई फिक्स एसेट्स थी जिसको आपने 8,000 रुपीज में सेल आउट कर दिया। देखो नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूं कि 10,000 की फिक्स एसेट्स को 8,000 में सेल आउट किया, क्या एंट्री बनती है? सोचो, बच्चा जो नॉर्मली बोल देता है जी पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, नहीं, आप ध्यान करो प्लस वन में ये चीजें पढ़ाई गई। जैसे हम फिक्स एसेट्स को अगर बेचते हैं तो फिक्स एसेट्स को बेचने से होने वाला लॉस आपके बिजनेस के लिए एक अबनॉर्मल लॉस होता है, जिसको तुरंत आप अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करते हैं। अगर हम फिक्स एसेट्स को बेचते हैं तो मैं रफली एक बार एंट्री लिख रहा हूं, एंट्री आपकी ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कैश पे कितने का इफेक्ट 8,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,000, और फिक्स एसेट्स हमारे पास से कितने की जाएगी 10,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखते, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं लेट फिक्स एसेट्स ऑफ रुपीज, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 8,000। भाई हमने 10,000 रुपीज की फिक्स एसेट्स को 8,000 रुपीज में सेल आउट किया। कितने में सेल आउट किया? 8,000। क्या रिजल्ट आएगा? देखो एक तरफ पहले तो एसेट्स पे इफेक्ट देखो, कैश इंक्रीज होगा लेकिन 10,000 की फिक्स एसेट्स आपके पास जा भी रही है, फिक्स एसेट्स डिक्रीज होगी। एक तरफ टोटल एसेट्स में 8 ऐड होगा, 8,000 ऐड होगा और 10,000 माइनस होगा। यहाँ पे लिखेंगे इट विल
डिक्रीज। भाई हमारी जो टोटल एसेट्स है 8 बढ़ी 10 माइनस हुआ, तो इसका मतलब नेट रूप से हम कह सकते हैं 2000 माइनस होगा। इट विल लीड टू डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। भाई एक इफेक्ट तो टोटल एसेट्स पे पड़ेगा कि भाई आपकी टोटल एसेट्स कम हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने पी&एल को डेबिट किया है, पी&एल को डेबिट करने का मतलब होता है लॉस होना, और लॉस किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का। यानी कि आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है दैट विल रिड्यूस बाय ₹2000। रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? इक्विटी में आता है, तो आपकी इक्विटी भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड ऑन अदर साइड इक्विटी विल रिड्यूस, इक्विटी विल रिड्यूस। तो आपकी जो टोटल एसेट्स होगी वो कितनी आएगी? भाई टोटल एसेट्स थी हमारे पास 1 लाख माइनस प्लस 8000 माइनस 10000, तो टोटल एसेट्स आपके पास आ गई 98000। इसी प्रकार इक्विटी, इक्विटी हमारे पास 60,000 की थी माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 58,000। कितनी आ गई? 58। प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, 58 डिवाइडेड बाय 98। बेटा ये सोल्व करके देख लेना, 0.6 से कम आएगा तो आप लिखेंगे रेशियो हैज रिड्यूस्ड। आपका रेशियो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹2 लाख फॉर 250। भाई हमने 2 लाख रुपीस की फिक्स एसेट्स को 250 में सेल आउट किए। फिक्स एसेट्स हमारे पास 2 लाख रुपीस की थी जिसको 2,50,000 में हमने सेल आउट किए। ऐसा कैसा पॉइंट है? 2 लाख रुपीस की फिक्स एसेट्स 250 में बेची। इसको भी फिगर ले लेते 20 और 25, क्योंकि हमने टोटल एसेट्स 1 लाख ले रखी थी। ठीक है, 20 और 25 ले लो। 20,000 की फिक्स एसेट्स को 25 में सेल आउट किया, प्रॉफिट होगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। एक तरफ कैश बढ़ेगा 25, फिक्स एसेट्स कम होगी 20 की, यानी कि टोटल एसेट्स एक तरीके से क्या होगी? इंक्रीज। दूसरा आपको 5,000 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज एडेड इनटू द रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि आपकी जो इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट इस पॉइंट का अपोजिट है, यहाँ पे लॉस पे बेचा था, इसमें प्रॉफिट पे बेचा, ये पॉइंट कर देना। ठीक। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर। Issue of bonus shares। बोनस शेयर्स। बेटा बोनस शेयर किसे कहते हैं? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? देखो आप सभी को पता होना चाहिए बोनस शेयर्स के बारे में। आपको बता देता हूं कि भाई जैसे किसी भी कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अब कंपनी मान लो जैसे कंपनी की एक पॉलिसी है कि वो हर साल अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन अलग से बचा के रखती है जिसको हम रिजर्व कहते हैं। जब किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व हो जाता है, यानी कि इतना रिजर्व का अमाउंट बच जाता है कि उस पैसे की रिक्वायरमेंट कंपनी को फ्यूचर की कंटीजेंसीज के लिए नहीं पड़ने वाली, तो कंपनी उस सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर को बिलीव दिलाने के लिए, अपने शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के पर्पज से जितने शेयर्स उनके पास है उसके बदले में कुछ उनको एडिशनल शेयर और दे देती है विदाउट टेकिंग एनी अमाउंट फ्रॉम दैट। भाई जैसे मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हुए, ठीक है। रिलायंस कंपनी ने बहुत सारा रिजर्व इकट्ठा कर रखा है। अब आपको पता है कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसको दिया जाए? शेयर होल्डर को दिया जाए। मान लो कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व इकट्ठा हो रखा है, कंपनी उस रिजर्व को यूटिलाइज करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर और दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी चार्ज।
उसको कहा जाता है बोनस शेयर। जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके बदले में शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसकी एंट्री क्या बनती है? एक्चुअल में जो बोनस शेयर्स होते हैं वो आउट ऑफ रिजर्व इशू किए जाते हैं, तो हम उसकी एंट्री बनाते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या एंट्री बनाते हैं? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तरफ हमारा रिजर्व का बैलेंस कम होगा और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो लेट बोनस शेयर्स ऑफ रुपीज 50,000 इशू। भाई हमने एज्यूम किया कि 50,000 रुपीज के बोनस शेयर इशू कर रहे हो। कितने के? 50,000 के। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लिया। देयर विल बी, यहां पे पहले तो लिखो, देयर विल बी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स and also अगर हम इक्विटी की बात करें तो हमारी एंट्री होगी कि रिजर्व का बैलेंस कम हो जाएगा, पीएनएल का बैलेंस कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। जितना बैलेंस रिजर्व में से कम होगा उतना ही बैलेंस शेयर कैपिटल में बढ़ेगा। एंड आल्सो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विटी, इक्विटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो टोटल एसेट्स है कितने की हो जाएगी? सेम 1 लाख की। इक्विटी कितने की होगी? वही 60,000 की। प्रोप्राइटरी रेशो सेम आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, यानी कि 0.6:1। कितना जाएगा? 0.6:1। आप क्या लिखोगे? रेशियो हैज नो इम्पैक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेशियो, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो डियर, आज यहां तक करो, बाकी के टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।